क्या आपको पता है कि आने वाले दशक में इस देश की मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का पूरा भविष्य एक छोटे से मार्कर पेन पे टिका हो सकता है? जी बिल्कुल, वही माँ का पेन जो किसी दरवाजे पर एक नंबर लिखने के काम आता है। हाँ, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम मकान सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग के उस अदृश्य तंत्र को गहराई से समझने जा रहे हैं जो देश के हर एक घर, हर एक ईंट और हर एक सुविधा का डेटाबेस तैयार करता है। और क्या है ना, ये तंत्र सिर्फ कागजों पर नहीं चलता। जो साथी फील्ड में उतरने वाले हैं, मतलब हमारे जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, उनके लिए ये महज एक फॉर्म भरने का काम बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। ये असल में देश के रहन सहन और बुनियादी ढांचे की एक बहुत ही सटीक और व्यापक तस्वीर बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, अगर वो तस्वीर थोड़ी सी भी धुंधली हुई ना, तो नीतियां और योजनाएं भी गलत दिशा में चली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसे एक उदाहरण से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरे से पूरे देश की एक तस्वीर खींचने जैसी है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? और इस तस्वीर का हर एक पिक्सल वो घर है और उस घर में मिलने वाली सुविधाएं हैं। पिक्सल जितने स्पष्ट होंगे, देश की तस्वीर उतनी ही साफ बनेगी। इसीलिए असली जनसंख्या गिनती से पहले ये मकान सूचीकरण किया जाता है। राइट, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी ढांचा या इंसान छूट न जाए। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से होती है, भौतिक और डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़ना। फील्ड में जाने पर एक प्रगणक को सबसे पहले घर की पहचान पक्की करनी होती है। अब यहाँ डिजिटल ऐप का काम शुरू होता है। जो हमारा फील्ड ऐप है, वो अपने आप क्रमानुसार लाइन नंबर जनरेट करता है। अच्छा? जी, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये डिसेबल होता है और खुद ब खुद आगे बढ़ता है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर लाइन नंबर ऐप खुद बना रहा है, मकान का जनगणना नंबर भी ऐप खुद बना रहा है, तो फिर फील्ड में जाने वाले व्यक्ति का इस हिस्से में क्या काम है? मतलब सब कुछ तो मशीन कर रही है। यहीं पर वो मार्कर पेन वाली बात आती है जो आपने एकदम शुरू में कही थी। देखिए, ऐप ने नंबर तो जनरेट कर दिया, लेकिन भविष्य में जब कोई दूसरा अधिकारी या पोस्टमैन उस घर को ढूंढने जाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ऐप में दर्ज सेंसस हाउस नंबर 45 असल दुनिया में कौन सा घर है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि ऐप से मिले उस नंबर को प्रगणक अपने मार्कर पेन से उस मकान के मुख्य प्रवेश द्वार पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे। डिजिटल डेटा को जमीन पर उतारने का आप कह सकते हैं कि यही एकमात्र तरीका है। यानी भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मैच करना, समझ गए। और बिल्डिंग नंबर का क्या सीन है? क्या वो भी प्रगणक अपनी मर्जी से देता है? नहीं नहीं, बिल्डिंग नंबर के लिए प्रगणक को स्थानीय प्रशासन या नगर पालिका द्वारा दिया गया आधिकारिक नंबर ही इस्तेमाल करना है। ओके। अगर किसी जगह कोई आधिकारिक नंबर नहीं है, मतलब जैसे कई बार गांव या नए इलाकों में होता है, तब जाकर उन्हें अपनी तरफ से एक क्रमिक सेंसस बिल्डिंग नंबर देना होगा। अच्छा, खुद से देना होगा? हाँ, और उसके आगे अंग्रेजी में CN यानी सेंसस नंबर लगाना होगा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई खुला प्लॉट है तो उसे बिल्डिंग नहीं माना जाता। राइट, खुला प्लॉट बिल्डिंग नहीं है। और अगर मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में कई अलग-अलग फ्लैट या मकान हो, तब ये नंबरिंग कैसे काम करेगी? ये फील्ड में आने वाली बहुत ही आम स्थिति है। मान लीजिए एक बिल्डिंग में 4 अलग-अलग फ्लैट हैं। हाँ। चूंकि बिल्डिंग एक ही है, तो बिल्डिंग नंबर तो वही रहेगा। हाँ, लॉजिकल है। इसके लिए ऐप में रिपीट बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अंदर 4 अलग-अलग मकान है, इसलिए हर मकान के लिए न्यू बटन दबाकर एक नया सेंसस हाउस नंबर जनरेट किया जाएगा। बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। चलिए, मकान की पहचान तो हो गई। अब बात करते हैं उस मकान के बाहरी ढांचे की, कि वो किस चीज का बना है। यहाँ मुझे लगता है कि चीजें काफी पेचीदा हो सकती हैं। कैसे? मतलब मान लीजिए मैं फील्ड में हूँ, मैं एक घर के सामने खड़ी हूँ। बाहर से दीवार पर शानदार प्लास्टर है, बेहतरीन रंग रोगन है, तो जाहिर है मैं तो उसे कंक्रीट या ईंट की पक्की दीवार ही दर्ज करूंगी ना। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अरे जी, कल्पना कीजिए कि बाहर से वो घर बिल्कुल आधुनिक और पक्का दिख रहा है, लेकिन अंदर उसकी मूल संरचना मिट्टी की है। अगर प्रगणक सिर्फ देखकर अंदाजा लगा ले, तो सरकार के पास ये डेटा जाएगा कि वो घर सुरक्षित और पक्का है। ओहो, मतलब डेटा ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल। कल को अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस इलाके को सुरक्षित मान लिया जाएगा, जबकि असलियत में वे मिट्टी के घर ढह सकते हैं। ओहो, मतलब किताब को उसके कवर से मत आंखिए वाली बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। 100%।
इसीलिए प्रगणकों के लिए एक बहुत सख्त नियम है कि फर्श, दीवार और छत के जो मुख्य सामान है, प्रीडोमिनेंट मटेरियल, उसके बारे में उन्हें सिर्फ देखकर अपनी राय नहीं बनानी है। तो उन्हें पूछना पड़ेगा। हाँ, उन्हें घर में रहने वाले व्यक्ति से पूछना ही है कि दीवार या छत के अंदर असली निर्माण सामग्री क्या है। जो सामग्री सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है वही दर्ज होगी। सजावटी हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज करना है। ये तो हो गई बनावट की बात। मकान के उपयोग और स्थिति का आकलन कैसे होता है? अगर मुझे लगता है कि कोई मकान जर्जर है, तो क्या मैं उसे जर्जर दर्ज कर दूं? नहीं, यहाँ प्रगणक को अपनी व्यक्तिगत राय को बिल्कुल किनारे रखना होता है। मकान की स्थिति, कि वो अच्छी है, रहने योग्य है या जर्जर है, इसको लेकर उत्तरदाता का आकलन ही अंतिम माना जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति रह रहा है वो तय करेगा। मान लीजिए कोई जगह रहने के लिए बनी थी, लेकिन आज वहां किराने की दुकान चल रही है, तो उसका उपयोग दुकानी दर्ज होगा। और अगर मकान में कोई हो ही ना, मतलब ताला लगा हो या मकान खाली पड़ा हो? देखिए, यहाँ बंद और खाली के बीच का तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये फील्ड में बहुत काम आता है। हाँ, बताइए। अगर मकान में ताला लगा है लेकिन अंदर सामान है और परिवार कुछ दिनों के लिए मान लीजिए तीर्थयात्रा या छुट्टी पर गया है, तो वो मकान लॉक्ड यानी बंद माना जाएगा और उसका आवासीय उपयोग दर्ज होगा। ठीक है। लेकिन अगर मकान पूरी तरह से वेकेंट यानी खाली है, मतलब वहां ना कोई रहता है और ना किसी का सामान है, तो आगे के पारिवारिक सवाल नहीं पूछे जाते। ये स्पष्टता वाकई बहुत जरूरी है। चलिए, अब बाहरी ढांचे से निकलकर मकान के अंदर चलते हैं और उस परिवार से मिलते हैं। वैसे जनगणना की नज़र में परिवार की परिभाषा क्या है? मतलब किसे परिवार माना जाता है? इसकी बहुत ही सीधी और व्यवहारिक परिभाषा है। एक रसोई बराबर एक परिवार। एक रसोई बराबर एक परिवार। जी, जो समूह एक साथ रहता है और एक ही रसोई से बना खाना खाता है, वो एक परिवार है। अगर एक ही घर में दो भाई रहते हैं लेकिन उनका खाना अलग अलग चूल्हे पर बनता है, तो जनगणना के लिए वे दो अलग अलग परिवार हैं। मतलब खून का रिश्ता नहीं, बल्कि चूल्हा तय करेगा कि परिवार एक है या दो। क्या बात है। और ये जो परिवार संख्या होती है, ये भी ऐप खुद जनरेट करता है? जी हाँ, ऐप खुद जनरेट करता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू है। जो संस्थागत बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हॉस्टल हो गए, जेल या अनाथालय, उनके लिए ऐप सीधे 999 यानी 999 नंबर जनरेट करता है। ओह, ये एक फिक्स्ड नंबर है उनके लिए। और परिवार के सदस्यों की गिनती में क्या कोई पेच है? मान लीजिए मेरे घर पर मेरे कुछ रिश्तेदार 2 हफ्ते के लिए रहने आए हैं, तो क्या वे मेरे परिवार की गिनती में शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं। गिनती सिर्फ सामान्य रूप से रहने वाले सदस्यों की होती है। जो अस्थायी मेहमान हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है। अच्छा। हाँ, अगर परिवार का कोई नियमित सदस्य काम या पढ़ाई के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गया है, तो उसे जरूर गिना जाएगा। ठीक है, मेक सेंस। अब परिवार तय हो गया, सदस्य तय हो गए। अब बात आती है परिवार के मुखिया की। तो क्या मुखिया हमेशा घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष ही होता है? ऐसा ही माना जाता है ना? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे फील्ड में दूर करना बहुत जरूरी है। जनगणना में उम्र या लिंग का कोई बंधन नहीं है। अरे वाह। हाँ, परिवार जिसे अपना मुखिया मानता हो और जो घर के अहम फैसले लेता हो, वही मुखिया है। एक युवा कामकाजी महिला भी आराम से मुखिया हो सकती है। प्रगणक को अपनी तरफ से कोई धारणा नहीं बनानी है। ये बहुत ही प्रगतिशील अप्रोच है। बिल्कुल। और हाँ, हॉस्टल या जेल जैसे संस्थागत परिवारों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। तो फिर क्या लिखते? वहां उनका पदनाम यानी डेजिग्नेशन लिखा जाता है, जैसे वार्डन या मैनेजर या इंचार्ज। अच्छा, मुखिया के विवरण में एक और बहुत संवेदनशील जानकारी दर्ज होती है। अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST का डेटा। क्या कोई भी उत्तरदाता अपनी मर्जी से कोई भी जाति लिखवा सकता है? नहीं, ये डेटा नीतियां बनाने के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसमें नियम बहुत स्पष्ट और सख्त हैं। अनुसूचित जाति यानी SC केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से ही हो सकते हैं। ओके, केवल इन 3 धर्मों से? जी। अगर कोई किसी अन्य धर्म का पालन करता है तो उसे SC के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। और अनुसूचित जनजाति यानी ST के मामले में? ST के लिए धर्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जाति SC या ST है या नहीं, ये सिर्फ बोल देने से तय नहीं होता। ऐप में हर राज्य के हिसाब से जातियों की एक आधिकारिक सूची दी गई है। प्रगणक को उस राज्य विशिष्ट सूची से मिलान करके ही इसे दर्ज करना है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब परिवार से जुड़े कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बदल रहे हैं।
जैसे मकान का स्वामित्व। हाँ, ओनरशिप स्टेटस। बिल्कुल। आज के समय में तो लाखों लोग बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं और सालों तक ईएमआई चुकाते हैं। तकनीकी रूप से तो घर बैंक के पास गिरवी होता है, तो क्या वे मकान के मालिक माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। ईएमआई पर लिए गए मकानों को स्वामित्व यानी ओन्ड की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अच्छा। जी, यहाँ मकसद ये जानना है कि उस परिवार के पास संपत्ति का अधिकार है या नहीं, न कि ये देखना कि बैंक का कर्ज उतरा है या नहीं। समझ गए। और कमरों की गिनती कैसे होती है? मान लीजिए अगर एक ही घर में 2 किराएदार परिवार रह रहे हैं और वे दोनों एक ही ड्राइंग रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो कमरा दोनों के खाते में गिना जाएगा? नहीं, अगर ऐसा किया तो राष्ट्रीय स्तर पर कमरों की गिनती दोहरी हो जाएगी, मतलब डबल काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, बात तो सही है। नियम यह है कि केवल उन्हीं कमरों को गिना जाएगा जिन पर किसी एक परिवार का विशेषाधिकार यानी एक्सक्लूसिव पोजेशन हो। जो कमरे साझा किए जा रहे हैं उनकी गिनती दोनों परिवारों के लिए 0 होगी। कमाल की बात है। समाज के बदलने की बात हो रही थी, तो मुझे एक और चीज जाननी है। आज के समय में विवाह के अलावा भी लोग साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में। क्या हमारी जनगणना इस बदलाव को पहचानती है? ये शायद डेटा संकलन का सबसे आधुनिक और यथार्थवादी पहलू है। अगर कोई जोड़ा स्थिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जानकारी देता है तो उन्हें भी विवाहित जोड़ों की तरह ही गिना जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये दर्शाता है कि जनगणना सिर्फ पुरानी परंपराओं पर नहीं चल रही है, बल्कि आज की जमीनी हकीकत का सही डेटा इकट्ठा कर रही है। ये वाकई एक आहा मोमेंट है। चलिए अब परिवार के जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं यानी एमिनिटीज की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि यहीं से तय होता है कि सरकार को कहाँ पानी की पाइपलाइन बिछानी है और कहाँ बिजली पहुंचानी है। पानी के स्रोत को लेकर क्या नियम है? पानी का स्रोत वो माना जाएगा जो परिवार साल के ज्यादातर समय इस्तेमाल करता है। यहाँ ये दर्ज करना बहुत जरूरी है कि नल का पानी ट्रीटेड है या अनट्रीटेड। ट्रीटेड मतलब साफ किया हुआ। जी, और उपलब्धता के लिए दूरी के भी स्पष्ट मापदंड हैं। वो क्या है? शहरी क्षेत्रों में अगर पानी का स्रोत 100 मीटर के भीतर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के भीतर है, तभी उसे नजदीक माना जाएगा। अब बिजली पर आते हैं। यहाँ मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो फील्ड में अक्सर परेशानी का सबब बनता है। पूछिए। मान लीजिए प्रगणक देखता है कि किसी घर ने खंभे से सीधे तार डालकर, जिसे कटिया या कुंडी कहते हैं, अवैध रूप से बिजली ली हुई है। अब क्या उत्तरदाता डर के मारे सच बताएगा और क्या प्रगणक उसे बिजली दर्ज करेगा या नहीं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल दुविधा है, लेकिन यहाँ प्रगणकों के लिए एक ही मूल मंत्र है कि प्रगणक पुलिस नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। उनका काम किसी का चालान काटना या वैधता जांचना नहीं है। जनगणना का इरादा ये जानना है कि लोगों तक रोशनी का कौन सा स्रोत पहुंच रहा है। अगर घर में बिजली जल रही है तो ऐप में बिजली ही चुना जाएगा, भले ही कनेक्शन अवैध हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर डर के मारे लोग सही डेटा नहीं देंगे तो सरकार को लगेगा कि उस इलाके में बिजली की जरूरत है ही नहीं, जबकि असल में वहां मीटर लगाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। यही तो पूरी डेटा कलेक्शन की जान है। अच्छा, सुविधाओं में शौचालय और जल निकासी यानी ड्रेनेज की क्या स्थिति है? शौचालय में साझा और सार्वजनिक के बीच का अंतर समझना होगा। अगर कुछ परिवार मिलकर एक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो वो शेयर्ड यानी साझा है, लेकिन जो आम जनता के लिए खुला है वो पब्लिक यानी सार्वजनिक है। समझ गई। और जब शौचालय के प्रकार की बात आती है तो प्रगणक को उसकी साफ सफाई या रूप रंग नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है, जैसे वो फ्लश है या गड्ढे वाला है। और जल निकासी यानी ड्रेनेज में? अक्सर लोग ड्रेनेज का मतलब सिर्फ शौचालय का पानी समझते हैं, लेकिन इसमें रसोई और नहाने के पानी के निकास को भी देखना है कि वो क्लोज ड्रेनेज यानी बंद नाली में जा रहा है या खुली नाली में। नहाने की सुविधा को कैसे दर्ज करते हैं? नहाने की सुविधा के मामले में घर में कितने बाथरूम हैं ये मायने नहीं रखता। बस ये देखना है कि नहाने की उचित जगह परिसर के अंदर उपलब्ध है या नहीं। एक और बहुत अहम मुद्दा है खाना पकाने का ईंधन। मान लीजिए एक घर में एलपीजी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर मौजूद है, लेकिन महंगाई के कारण परिवार उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और मुख्य रूप से लकड़ी या उपले पर ही खाना बनाता है, तो ऐप में क्या दर्ज होगा? ऐप में हमेशा वो ईंधन दर्ज होगा जो मुख्य रूप से यानी प्रीडोमिनेंटली इस्तेमाल होता है। अगर लकड़ी इस्तेमाल हो रही है तो लकड़ी ही दर्ज होगी, भले ही सिलेंडर रखा हो। ऐसा क्यों? सिलेंडर है तो सही। क्योंकि ये डेटा सरकार के लिए आंखें खोलने वाला होता है।
इसी से पता चलता है कि महज योजना के तहत सिलेंडर बांट देना काफी नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक उपयोग हो रहा है या नहीं, ये जानना जरूरी है। साथ ही रसोई की जगह और गैस कनेक्शन के बारे में अलग-अलग पूछना होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति और उसके इकोनॉमी से उनके जुड़ाव का सीधा पैमाना है, यानी परिसंपत्ति या एसेट्स। रेडियो और टीवी से शुरुआत करते हैं। आज के जमाने में तो पारंपरिक रेडियो बहुत कम दिखते हैं। सही कहा। लेकिन अगर कोई परिवार अपने मोबाइल फोन पर रेडियो सुनता है या उनके पास कारवां जैसा कोई डिजिटल उपकरण है, तो उसे भी रेडियो एक्सेस माना जाएगा। अच्छा, वो भी रेडियो में गिना जाएगा। हाँ, और टीवी के मामले में टीवी का ब्रांड नहीं पूछना है, बल्कि यह दर्ज करना है कि टीवी देखने का तरीका क्या है। मतलब केबल है, डीटीएच है या इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की बात करें तो आज एक घर में कई फोन और शायद एक लैपटॉप भी होता है। तो इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या दर्ज किया जाए? अगर घर में एक से ज्यादा डिवाइस हैं, तो इंटरनेट एक्सेस दर्ज करने के लिए प्राथमिकता के नियम का पालन करना होता है। इसके तहत मोबाइल के ऊपर लैपटॉप या कंप्यूटर को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों? मतलब दोनों में इंटरनेट तो चलता ही है। क्योंकि नीतियां बनाने वालों के नजरिए से एक लैपटॉप का मतलब है कि उस घर में डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनने की क्षमता ज्यादा है। लैपटॉप पर आप कोडिंग सीख सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। हाँ, ये तो है। यह स्मार्टफोन की तुलना में उच्च स्तर के डिजिटल साक्षरता दर्शाता है। हाँ, ये ध्यान रहे कि चालू हालत का कोई भी कंप्यूटर गिना जाएगा, लेकिन स्मार्टफोन और टैबलेट को कंप्यूटर नहीं माना जाएगा। और मोबाइल या टेलीफोन के सवाल में वहां केवल फोन की उपलब्धता देखनी है। ये मायने नहीं रखता कि फोन का मालिक कौन है या उसमें सिम काम कर रहा है या नहीं। अगर फोन उपलब्ध है तो उसे दर्ज किया जाएगा। वाहनों के बारे में क्या नियम है, साइकिल या कार के लिए? इसमें दो बातें दिलचस्प हैं। अगर घर में किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा ट्राईसाइकिल इस्तेमाल की जाती है तो उसे परिसंपत्ति के तौर पर साइकिल ही माना जाएगा। ओके। दूसरी बात, कार या जीप की श्रेणी में बड़ी एसयूवी और एमयूवी गाड़ियां भी शामिल हैं, भले ही उस परिवार द्वारा इसका इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए यानी टैक्सी के रूप में क्यों ना किया जा रहा हो। परिसंपत्तियों के अलावा एक सवाल मुख्य अनाज के बारे में भी है ना? जी, इसमें परिवार के संपूर्ण आहार को देखा जाता है। अगर वे सीधे गेहूं की जगह बाजार से खरीदा हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोसेस्ड रूप है, तो भी मुख्य अनाज गेहूं ही दर्ज होगा। अब इस पूरे डेटाबेस को एक धागे में पिरोने का काम करता है संपर्क सूत्र, यानी मोबाइल नंबर। ऐप में 10 अंकों का सक्रिय नंबर दर्ज करना है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ। बताइए। मान लीजिए प्रगणक एक घर पे पहुंचता है, वहां ताला लगा है, लेकिन वो लॉक्ड श्रेणी का घर है। मतलब लोग वहां हर रहते हैं पर अभी बाहर गए हैं। अब मोबाइल नंबर तो उनसे पूछना था, ऐप तो बिना नंबर के शायद आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्रगणक क्या करे? ये फील्ड में आने वाली सबसे आम व्यवहारिक समस्याओं में से एक है। पहली बात तो यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य का नंबर दर्ज किया जा सकता है, मुखिया का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और जिन बंद घरों की आप बात कर रही हैं, वहां प्रगणक को थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होती है। वे पड़ोसियों से बात करके उस परिवार का मोबाइल नंबर ले सकते हैं और उसे ऐप में दर्ज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में उस परिवार से संपर्क करने का एक जरिया मौजूद रहे। क्या बात है। जब हम इन तमाम पैमानों, नियमों और उनके पीछे के कारणों को एक साथ देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि फील्ड में हमारे साथी सिर्फ डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे वास्तव में आने वाले एक दशक के लिए भविष्य की योजनाओं का आधार तैयार कर रहे हैं। इस एक प्रक्रिया से जो डेटा निकल कर आएगा, वही यह तय करेगा कि देश के हजारों करोड़ रुपए के संसाधन कहाँ, किन वर्गों पर और कैसे खर्च होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर एक सटीक जानकारी इस विशाल इकोनॉमी को सही दिशा में ले जाने का काम करती है। तक बाद 2037 की अगली जनगणना होगी, तो परिसंपत्ति वाले कॉलम में कौन सी नई चीजें जुड़ चुकी होंगी? हाँ, ये तो सोचने वाला सवाल है। क्या तब हमारे प्रगणक घरों में काम करने वाले एआई रोबोट्स या हर दीवार में लगे स्मार्ट होम सेंसर्स की गिनती कर रहे होंगे? तकनीक और समाज जितनी तेजी से बदल रहे हैं, ये कल्पना करना भी अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है।